हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकली आप इसमें नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपको इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक एंड इंसुलेशन। लाइक देखो, एस्टिमेटिंग में क्या करते हैं हम, बेसिकली इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है ये। और इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे इस काम में इतना खर्चा लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा। तो इसका पूरा नाम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इसलिए पड़ा है कि हम ये बता सके काम शुरू करने से पहले कि हमारा जो एस्टिमेट है, जो हमारा खर्चा वो इतने का पड़ेगा, हमें काम शुरू करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए आप एक जैसे कि आप अगर इस सब्जेक्ट को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो। तो देखिए क्या होता है कि आपको अपने घर में एक एसी लगवाना है, ठीक है। एसी लगाने में कितना खर्चा आएगा, तो एक एस्टिमेटिंग हो गया कि नहीं ये इतना खर्चा आ जाएगा, मुझे अपना दीवार कटवाना पड़ेगा, विंडो बनवाना पड़ेगा। तो एक एस्टिमेटिंग हो गया। उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे, तो वो सब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आ जाता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो पैसा आ जाता है, एस्टिमेटिंग की जब बात करते हैं तो मटेरियल आ जाता है, रॉ मटेरियल, वुडन हो गया, विंडो हो गया, कील हो गया, ये सब। तो आज यही बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन इन यूज फॉर बोथ। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। आपने हाउस वायरिंग का नाम सुना होगा अपने बेसिक डेली लाइफ में। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन यूज फॉर बोथ, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, नॉन इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है, बेसिकली इंडस्ट्री उसी को कहते हैं। नॉन इंडस्ट्री क्या होता है, जो पब्लिक के लिए होता है, जैसे कि आपका मॉल हो गया, घर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सबको आप नॉन इंडस्ट्री कह सकते हो, जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है। ओके। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन इंडस्ट्री बिल्डिंग सेवरल एंड पर्पज टू डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वायरमेंट पावर ऑफ द कंज्यूमर पॉइंट दे यूज फॉर मल्टीपल एंड पर्पज ऑफ इंडस्ट्री। देखिए जो इंडस्ट्री के अंदर पावर जा रही है उसको वो मल्टीपल पर्पज से यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उनको, मतलब अपना, जैसे कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी दर पे हो जाता है, मतलब बहुत बड़ी दर पे हो जाता है। तो सभी इंडस्ट्री की अलग अलग डिमांड है, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए वो आपसे एनर्जी कंज्यूम, मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात चल रही है, तो उस चीज़ को वो डिमांड करती है। नॉन इंडस्ट्री में बिल्डिंग इंक्लूड होती है डोमेस्टिक और ऑफिस एंड बिल्डिंग। अब आप डोमेस्टिक हॉस्पिटल भी इसी के अंदर आता है। शॉपिंग एंड कॉमर्शियल सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिकल स्टेबलिमेंट होटल्स एंड स्पोर्ट बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो इंडस्ट्री होती है और जो नॉन इंडस्ट्री होती है, दोनों की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों को अपने 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 पर्पज से रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली कई सारे रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक रीजन से चाहिए। उसके बाद सबसे पहले टॉपिक आता है मेन स्विच। ये जो मैंने सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा ही मैंने SSBT के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आपके सारे सब्जेक्ट में, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन स्विच क्या होता है, मेन स्विच वो स्विच होता है जो कि हमारे घर के अंदर आने से पहले, फॉर एग्जांपल मैं घर का एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे घर के अंदर आने से पहले एक स्विच लगा होता है जिसे मेन स्विच कहते हैं। नॉर्मली आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो एक MCB बॉक्स लगने लग गया। उस MCB बॉक्स के अंदर एक साइड में नॉर्मल घरों में 64 एम्पियर या 32 एम्पियर की MCB लगी होती है 2 पोल में, तो उसी को मेन MCB कहते हैं। पहले क्या आती थी, आयरन क्लेट की आती थी, डबल पोल आयरन क्लेट की MCB आती थी। एक बड़ा सा होता था जिसे हम नीचे हाथ से करते थे, डबल पोल आयरन क्लेट, ट्रिपल पोल आयरन क्लेट, और एक आता था ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल। तो मेन MCB का काम क्या होता है, मान लीजिए कि आपके घर में आपके मीटर के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो जैसे आपके मीटर से बाहर, जैसे मीटर से सीधा तो जो आपका पोल होगा, पोल से सीधा मीटर के अंदर एक वायर आ जाएगा और उस मीटर से एक वायर आपके घर के अंदर जाएगा। तो उस कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पोल से आ रहा है उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं जो मीटर से घर में जा रहा है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन बेसिकली वो अलग अलग सबका अपना अपना होता है, कौन कैसे डिजाइन कर रहा है। तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने फार्मूला बनाया, कुछ वैल्यू बनाई कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे ज्वाइन करना। तो मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि मेन स्विच क्या होता है। मेन स्विच आप यहाँ पढ़ सकते हो, इट इज़ अ कंट्रोल इक्विपमेंट विच कनेक्ट और डिस्कनेक्ट टू द मेन सप्लाई। ये एक इक्विपमेंट होता है, कंट्रोल इक्विपमेंट, जो मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है, कनेक्ट करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए सर्किट को। आयरन क्लेड मेन स्विच
विच ऑपरेट फेस एंड न्यूट्रल। एक जो आयरन क्लेड होता है वो फेस और न्यूट्रल के बीच में लगा होता है साइमल्टेनियसली एज फ्यूज एंड द न्यूट्रल लिंक। बेसिकली देखिए जो आपका मेन स्विच है वो कई तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन स्विच दे रखा है ये कि एमसीबी की तरह दे रखा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इसे आइसोलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे नाम हैं और इसे एमसीसीबी भी कहते हैं। जैसे जैसे इनकी रेटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इनका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसे ईएलसीबी भी कह सकते हैं। तो देखने में सारे एक जैसे दिखते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, लेकिन सबका प्रिंसिपल अलग अलग होता है। तो मेन स्विच क्या करता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। मार्केट में कई तरीके के मेन स्विच अवेलेबल है। मेन स्विच आप मतलब कई तरीके के अवेलेबल है। और ये ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, ये एग्जाम्पल ले सकते हो आप, डबल पोल आयरन क्लेड, यानी इनके अंदर 2 आयरन की रॉडें होती हैं जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करते हैं, और इसके अंदर 3 आयरन होती है, विथ न्यूट्रल भी होता है। तो इनका कुछ ऐसा सीन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अगर आप अपने घर की बात करो तो देखिए, हाँ घर की बात करो तो आपके घर में एक एमसीबी बॉक्स होगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा, अगर आप सिटी में रहते हो तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे आपको एमसीबी बॉक्स देखने को ना मिले। तो देखिए इन एमसीबी बॉक्स के अंदर जो सबसे साइड में लगा रहता है ना उसे मेन स्विच कहते हैं, और जो बाद में होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। देखिए ये सही दिखा रखा है, यहाँ से कनेक्शन आया, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ से रेड और ब्लैक, रेड यानी फेस, ब्लैक यानी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आया, न्यूट्रल आके फिर न्यूट्रल इसमें चला गया। ठीक है, न्यूट्रल इसमें आ गया, ये एक न्यूट्रल की एमसीबी हो गई मेन, ये भी एक न्यूट्रल की एमसीबी हो गई, और एक ये सारे न्यूट्रल जाके यहाँ जोड़ दिया है उन्होंने। और फेस को देखिए, फेस को एमसीबी से लेके जा रहे हैं, ये फेस को एमसीबी से लेके जा रहे हैं, इसलिए से मेन स्विच कह रहे हैं डबल पोल एमसीबी, डबल पोल डीपी एमसीबी, डबल पोल एमसीबी। और ये मेन इन है, और ये अर्थ है जो ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सभी घरों में देखने को मिल जाएगा आपको। इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई फ्रॉम टू द मेन सर्किट इनटू वेरियस सर्किट, ये सब सर्किट। ये क्या करते हैं, यहाँ से ना जो आपका पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो अलग अलग पॉइंट पे वो बेचता है कि नहीं भैया हमको इस पॉइंट पे चाहिए, हमको इस पॉइंट पे चाहिए, हमको इस रूम में चाहिए। तो बस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम यही होता है। अब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 कुछ इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी है तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैज बीन फॉर्मेट टू द इंश्योर सेफ्टी। अब देखिए जो भी रूल्स बनता है वो सेफ्टी के लिए बनता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आपको ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना है, तो आपके सेफ्टी के लिए तो बना होगा ना। तो वो सेफ्टी किस लिए कि अवॉइड द फायर। जैसे कि क्या है कि अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू का केबल नहीं लोगे तो आप उस केबल के अंदर, वायर के अंदर आग लग जाएगी। उस चीज़ को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कुछ रूल्स को, स्टैंडर्ड रूल्स को हमें फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सब करते हैं, हमें करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। कंडीशन फॉर डोमेस्टिक इंसुलेशन। अब डोमेस्टिक इंसुलेशन यानी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ घर का। मान लीजिए कि आप अपने घर के अंदर हाउस वायरिंग कर रहे हो। हाउस वायरिंग का मतलब होता है वायर की फिटिंग, फैन की फिटिंग, लाइट की फिटिंग। तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज को हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें कहीं भी बोर्ड लगाया और कहीं भी लगा दिया। मान लीजिए बेड के नीचे आपने बोर्ड लगा दिया, या आपने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक इंजीनियर हो तो। देखिए तो सबसे पहले हाइट ऑफ स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड क्या होता है नॉर्मली, देखिए जो जिससे आप फैन को ऑपरेट करते हो, फैन को, लाइट को। हाइट ऑफ स्विच बोर्ड मस्ट बी 1.3 मीटर टू 1.75 मीटर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, फ्रॉम फ्लोर लेवल। यानी जो आपका फर्श है ना, उस फर्श से 1.3 मीटर टू 1.75 मीटर ही उसके अंदर ही आपका जो बोर्ड, ऑपरेटिंग बोर्ड है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऑपरेटिंग बोर्ड अपनी मर्जी से कहीं भी दे दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, हर जगह ये फॉलो नहीं होती। ठीक है, ग्राउंड लेवल जो आपको पूरा जो हाइट है ना रूम की, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। हाइट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बोर्ड, जो हाइट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का 1.5 मीटर टू 1.75 मीटर फ्रॉम टू द ग्राउंड फ्लोर। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखा था, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एमसीबी बोर्ड भी कहते हैं, या एमसीबी बोर्ड, एमसीबी बोर्ड ही ज़्यादातर कहते हैं सिटीज एरिया में। ठीक है,
द बॉटम ऑफ सीलिंग फैन शुड बी मिनिमाइज क्लियरेंस ऑफ 2.75 mm, यानी जो फैन है उसके जो वो जो फिट होना चाहिए ना वो ग्राउंड से 2.7 मीटर ऊपर होना चाहिए। कंडीशन ये होती है कि आपका जो आपका आई मीन जो आपका रूम का साइज है यानी जो हाइट है ना वो 3 मीटर से अबव हो तभी ये एक्सेस करता है। एक्चुअल में इतना कहीं नहीं होता है, इतना भी ज़्यादा स्टैंडर्ड की वैल्यू नहीं है। मतलब जो ये आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना बस ये थ्योरी है, ज़्यादातर ये चीज़ें ना नहीं मानी जाती क्योंकि आजकल इतने बड़े बड़े कमरे नहीं कि जिनकी हाइट 3-3.5 फुट हो, तो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो ये चीज़ आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर में उतनी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल लैम्प शुड बी फिटेड विद द मिनिमम क्लियरनेस ऑफ 2.15 मीटर अबव टू द फ्लोर लेवल। लैम्प का मतलब जो लाइट देती है वो भी कितना ऊपर होना चाहिए ग्राउंड से 2.75 मीटर, और फैन भी उतना ऊपर होना चाहिए। तो आपने अगर कभी अपने रूम में देखा होगा तो लाइट और फैन की जो साइज है ना वो सेम होगी, आई मीन उनका जो लेवल होगा वो सेम होगा, ठीक है। फॉर लोड अबव 4 किलोवाट 3 फेज सप्लाई मस्ट बी अरेंज। मान लीजिए कि आपके पास लोड है 4 किलोवाट का, 4 किलोवाट लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली जो एक डोमेस्टिक घर का लोड होता है वो 2 किलोवाट का मीटर देता है मैक्सिमम, और जब वो बढ़ जाता है तो 5 किलोवाट का दे देते हैं। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, घर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने मान लीजिए कि 4 किलोवाट का लोड है 3 फेज में, तो आपको इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक फेज पे सारा लोड दे दो तो दिक्कत आ जाएगी। लोड शुड भी इक्वल शेयर, आपको इक्वल शेयर करना लोड को। अब इक्वल शेयर क्यों करना है, इसके ऊपर ना पूरी पावर सिस्टम है, तो हम उसमें पढ़ लेंगे ये सब। इन एनी बिल्डिंग लाइट वायरिंग एंड पावर वायरिंग शुड बी कीप्ड सेपरेट। अब देखिए क्या होता है, आपने अपने घर में देखा होगा एक पावर के लिए ना 2 सॉकेट होते हैं, उस पर लिखा होता है 16 एम्पियर पावर। तो पावर के लिए हमेशा अलग वायरिंग की जाती है और लाइट के लिए हमेशा अलग वायरिंग की जाती है। पावर की वायरिंग में हम कट नहीं करते हैं कहीं। तो ये याद रखना कि जो पावर की वायरिंग होती है वो और लाइट की वायरिंग होती है दोनों सेपरेट होती है। तो ये रिमेंबर ही रखना है यार, नॉर्मल सी बात पूछी जाती है। और ये पूछा जाता है कि जो पावर की सर्किट उसके ऊपर कितना लोड दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 1000 वाट। यहाँ पे 2 पॉइंट गलत लिख रखा है, मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ आई मीन 10 पॉइंट गलत लिख रखा है, यहाँ 2 पॉइंट आएगा। मैक्सिमम 1000 वाट और 2 पॉइंट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पॉइंट देते नहीं। आप जोड़ने के कितने पॉइंट भी जोड़ लो लेकिन आपको जो मैक्सिमम लोड रहेगा वो 1000 वाट ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में देखा कि उनका कहना ये है कि मैं मतलब एक पॉइंट पे 4 AC 5 AC चला लो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता यार, जब तुम लोड ही नहीं बढ़ा सकते तो 4 AC 5 AC कैसे चला लोगे। अभी थोड़ा समझोगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। जनरल रूल्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। जनरल रूल्स का मतलब क्या है, जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं। कट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड परमिस, ठीक है। मीटर मैक्सिमम डिमांड इंडक्टर एंड अदर अपरेंट टू कंज्यूमर परमिस वेदर प्रूफ वायर एंड सर्विस कनेक्शन विद sufficient current carrying capacity. All conductor wire should be shake and the drum of voltage rating in the proper solution. देखिए जो हम कनेक्शंस यूज कर रहे हैं, जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारे लोड के करंट को, देखिए जब भी हम लोड की बात करते हैं तो वहाँ करंट की बात करते हैं क्योंकि हमारे लिए करंट प्रॉब्लम करता है। एक पतले से वायर में भी 400 मतलब 1100 वोल्टेज तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन करंट है, करंट की कैपेसिटी देखी जाती है क्योंकि जो हमारा लॉसेस होता है वो I2R लॉसेस होता है। तो करंट बढ़ने से हमारा कंडक्टर हीट होने लगता है और कंडक्टर हीट होने से हमारा कंडक्टर जल सकता है। तो जब भी हम किसी लोड को देखते हैं तो उस लोड को हम पहले मेजर करते हैं उसके करंट को, कि वो कितना करंट कंज्यूम कर रही है। फिर हम उस हिसाब से कंडक्टर को मेजर करते हैं कि क्या हमारा ये कंडक्टर इतना करंट मेजर कर सकता है, क्या मतलब ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद हम उस कंडक्टर को मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो साफ सीधी कहना ये है कि भैया देखो, किसी भी लोड को, आपके पास लोड है तो उस लोड में आपको करंट मेजर करना, करंट मेजर करने के बाद आपको कंडक्टर देखना है, मैच करना कि कंडक्टर हमारे इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। तो देखो आप ये कहोगे भैया लोड तो मेजर कर लेंगे हम, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कंडक्टर मेजर करे। तो एक टेबल है यार, देखो
अब तुम सब पे रिसर्च तो कर सकते हो कि 4 एम्पेयर पे कौन सा कंडक्टर जल रहा है, 16 पे कौन सा कंडक्टर जल रहा है, इतना टाइम नहीं है। तो आपको एक टेबल दी जाती है, उस टेबल के अंदर सब लिखा रहता है कि जो 4 एम्पेयर उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 mm की वायर की कैपेसिटी होती है, वो 16 एम्पेयर तक होती है, 32 एम्पेयर तक होती है। वो टेबल आपको पढ़ना है या आपको गूगल सर्च करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सबका प्रैक्टिकल करने लग जाओ कि नहीं भैया हमको तो करंट निकाल के देखना है कितने करंट पे हमारा कॉइल बर्न हो रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको एक टेबल मिलेगी और टेबल आपको याद करना होगा। तो इसमें वही बता रखा है कि आपको ये देखना है कि आपका जो कंडक्टर्स है वो उतने कैपेसिटी को प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। एवरी लाइन फेज शुड बी प्रोटेक्ट बाय सुटेबल रेटिंग फ्यूज। अब देखिए मान लीजिए आपके पास 3 फेज का लाइन आया घर में, तो आपको उन 3 फेज के लिए तीन फ्यूज लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक फ्यूज लगा दिया और 2 को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। और जो स्विच भी लगेगा वो ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल का लगेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इन मेटल कंडक्टर वायरिंग मेटल कंडक्ट पाइप कंटिन्यूसली अर्थेड। अब देखिए जो मेटल पहले क्या होते थे कि मेटल्स यूज होते थे, मतलब जो वायरिंग में ना लोहे की पाइप यूज होते थे, जीआई पाइप जिसे कहते हैं, वो उन्हें अर्थ किया जाता था। लेकिन आजकल पीवीसी यूज की जाती है तो अर्थिंग की तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अर्थिंग की वायर अलग से डाल देते हैं, तो उनको भी कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है, ठीक है। ईच लोड पॉइंट इज अप्लायंसेस शुड बी इंटरप्ट कंट्रोल स्विच इंडिपेंडेंट कंट्रोल स्विच है। यार देखो कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक पंखा और एक लाइट है। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे लाइट ऑन करना हो तो पंखा भी ऑन हो जाए, इसलिए इन्होंने कहा है कि सभी लोडों के लिए अलग अलग स्विच इंडिपेंडेंट का मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग अलग स्विच आपको प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चाहूँ कि भैया लाइट ऑन हो जाए और हो रहा फैन भी साथ में ऑन, तो ये गलत चीज़ है। जब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं तो फिर क्यों ऑन हो रहा है वो, ये भी तो गलत है ना। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये बता रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन एनी बिल्डिंग द वायरिंग इंसुलेशन वेदर मस्ट बी सेपरेट सब सर्किट। अब ये यही कह रहा है कि लाइट का अलग रखना तो मैं, और अभी हमने सिर्फ इस वन को पढ़ा था फिर ही रिपीट कर रहा है। लाइट का अलग रखना तो मैं और पावर का अलग रखना तो मैं। पावर पे 16 एम्पियर होता है, लाइट पे 6 एम्पियर होता है, ठीक है। इन द लाइट फैन एंड द नंबर ऑफ लोड पॉइंट कनेक्टेड विद द सब सर्किट। अब ये कह रहा है कि जो लाइट पॉइंट होता है ना, 2 पॉइंट होता है आपके पास, एक लाइट पॉइंट होता है, एक पावर पॉइंट होता है। लाइट पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर आप 6 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड नहीं दे सकते, उसके रेटेड लोड ही 6 एम्पेयर होता है। एक्चुअल में आप उस पर 6 एम्पेयर का लोड कभी देते भी नहीं हो। और जो पावर एम्पेयर होता है, जो पावर सर्किट होता है, उस पर आप 16 एम्पेयर का लोड दे सकते हो। एक्चुअल में 16 एम्पेयर का लोड कभी देते नहीं हो, लेकिन हम उस स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके चलते हैं। तो जो लाइट सर्किट होता है उसके ऊपर आप 10 कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी आप उसमें 10 चीज़ों को एक साथ यूज कर सकते हो लाइट पॉइंट में। और पावर पॉइंट में 2, ठीक है। तो इसने ये बता दिया कि लाइट पॉइंट में हम 10 कनेक्शन दे सकते हो और पावर पॉइंट में कितने कनेक्शन दे सकते हो, 2 कनेक्शन दे सकते हो। और जो पावर पॉइंट का मैक्सिमम हो 3000 वाट नहीं होना चाहिए, वो 1000 वाट होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोड हो वो 1000 वाट होना चाहिए, 3000 वाट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, हर जगह ये फॉलो नहीं करता है। तो आप इतना माइंड मत कीजिएगा कि नहीं भैया ये तो मतलब रूल्स को तोड़ा जा रहा है, ये कुछ मतलब लिख दिया है बस, यूज इसका प्रैक्टिकल लाइफ में उतना नहीं होता। द रेटिंग ऑफ फ्यूज इन सर्किट शुड नॉट बी लेस देन। अगर आपको एक सर्किट लगाना है, एक फ्यूज लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, जो वैल्यू होगी ना उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मैक्सिमम करंट आएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम करंट आएगा, मान लो कि आपको एक फ्यूज लगानी है और आपका लोड है 6 एम्पियर का, तो आप कितना एम्पियर का फ्यूज लगाओगे। अब बेसिकली देखो क्या करता है कि जब नॉर्मली हमारे पास 6 एम्पियर का लोड हो ना तो हम 16 एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं, क्योंकि 6 के लिए अगर हम 6 लगाएंगे ना तो एमसीबी बार बार ट्रिप करने लगेगी। तो इसलिए जितने का लोड होता है हमेशा हम उससे ज़्यादा क्या लगाते हैं, उससे ज़्यादा की एमसीबी लगाते हैं। रीजन होता है कि बार बार ट्रिप ना करे। द अर्थ टर्मिनल ऑफ 3 पिन सॉकेट आउटर द प्लग शुड बी परमानेंटली कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। अब नॉर्मली देखिए आपने देखा होगा कि हमारे पास जो 3 पिन प्लग होता है, ठीक है, 3 पिन सॉकेट होता है, ये प्लग होता है, उनके अंदर एक ग्रीन वायर होती है। ग्रीन वायर को उसे परमानेंट में अर्थ करना होता है। आजकल के इंजीनियर्स मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 3 पिन सॉकेट में अर्थिंग की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लीकेज करंट को ग्राउंड करने के लिए।
Sufficient number of 3-pin socket outlets should be provided to the suitable place in all the room and building। देखिए अब मैंने कहा ना कि बोर्ड, अगर मैं कहीं बोर्ड लगाना तो बोर्ड सूटेबल मतलब अवेलेबल हो यार। मान लो कि मुझे फ़ोन चार्ज करना है, मेरे रूम में एक सॉकेट नहीं है, तो मैं कहाँ चार्ज करूँगा बताओ? तो उसके लिए तो देना चाहिए ना। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि एक रूम में कितने मिनिमम पॉइंट होने चाहिए, कितने मैक्सिमम पॉइंट होने चाहिए। ऐसे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं कि एक रूम में आप 1 पॉइंट ही प्रोवाइड करो, आप एक रूम में 10 पॉइंट प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन क्या उस 10 पॉइंट का यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्या नॉर्मली उसको लगाने के बाद उसका उपयोग किया जाएगा इन फ्यूचर? तो ये चीज़ आपको देखनी है, आपको उस चीज़ को फिट करना है, आपको फ्यूचर देख के चलना है। आप इंजीनियर हो, यही बात याद रखना। इन द बाथरूम, जो बाथरूम है 3-pin सॉकेट शुड बी एट द हाइट ऑफ नॉट लेस टू 1.5 मीटर। अगर आपको मान लो बाथरूम में एक बोर्ड लगाना है, आप सोच रहे हो कि नहीं बाथरूम में बोर्ड लगा देता है गीजर चलाने के लिए, तो उस गीजर चलाने के लिए नॉर्मली गीजर चलाने के लिए लगाता है, पंखा कोई नहीं चलाता, उसके अंदर ऑलरेडी पंखा ऊपर लगा के रखता है। अगर आपको कोई भी बोर्ड लगाना तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1.5 मीटर ग्राउंड से होनी चाहिए ऊपर। ऑल सीलिंग फैन आर द हक मतलब टंगा हुआ होता है 2.75 अबव टू द फ्लोर लेवल। ठीक है, फ्लोर लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए? 2.75 मीटर्स। एक्चुअली ये जो वैल्यू लिख रखी है ना, किसी की रेफरेंस लिख रखी है, जो आपके रूम का जो साइज हो, हाइट हो वो 3 मीटर हो और अबव 3 मीटर हो, तो ये फॉलो किया जाता है। अदरवाइज आप बहुत छोटे छोटे रूम देखोगे वहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इन द डोमेस्टिक वायरिंग अर्थ वायर शुड बी ऑफ। इन डोमेस्टिक वायरिंग अर्थ वायर शुड बी ऑफ। नॉर्मली देखो क्या होता है कि डोमेस्टिक में अर्थिंग का कोई उतना ध्यान नहीं देता है, इंडस्ट्री में अर्थिंग के लिए तो भाई बहुत कुछ देखा जाता है। देखो क्या होता है कि हमारा जो डोमेस्टिक होता है, अपने घरों की बात करते हैं तो आजकल देखो लोग ना पैसा बहुत बचाने लग गए, तो अर्थिंग की बात डलवाता ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने लिख रखा है। वैसे तो मुझे टॉपिक पूरा समझ नहीं आया, लेकिन इन्होंने ये लिख रखा है डोमेस्टिक वायरिंग अर्थ वायर शुड बी ऑफ। आगे क्या आता कुछ पता नहीं, छोड़ो। 1/4 SMG वो ये कह रहा है, हाँ ओके, ये यहाँ से कंटिन्यू हो गया। डोमेस्टिक वायरिंग में 14 SWG ये साइज है, कंडक्टर का साइज है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। GI का मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन, यानी अर्थिंग में नॉर्मली हम ना पत्ती यूज करते हैं लोहे की, सस्ता पड़ता है इसलिए। 1/4 SWG GI फॉर सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज GI का यूज करते हैं। 3 फेज के लिए हम 8 SWG GI का यूज करते हैं। अब देखिए जितना ज़्यादा होगा नहीं वायर उतना पतला होगा, और जितना कम होगा वायर उतना मोटा होगा, जितना ज़्यादा होगा वायर उतना पतला होगा, याद रखना। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और ये 8 है, ये 14 है सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए 8 SWG रख रखा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मली घरों के अंदर वायरिंग करोगे ना तो उसके अंदर 14 SWG का आपको अर्थिंग डालना है। और अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो या 3 फेज के लिए कर रहे हो तो आपको 8 WG का आपको क्या डालना है? अर्थिंग डालना है। लेकिन वो GI में होगा, गैल्वेनाइज आयरन की पत्ती में होगा, ज़रूरी नहीं। आजकल देखो क्या होता है कि जो नॉर्मली घरों में यूज होता है वो अर्थिंग वायर यूज होती है, ग्रीन कलर की 1 mm 1.5 mm का यूज होता है, लाइट के लिए, पावर के लिए भी सेम यूज होता है। तो उसमें ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें GI यूज नहीं करते आजकल कोई यार, बहुत कम। आजकल नॉर्मली इंडस्ट्री में तो यूज होता है। देखो गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, तो GI का यूज नहीं होता है आजकल होता है कॉपर का यूज, जो सस्ता पड़ता है। उससे ज़्यादा एल्युमिनियम का यूज भी डोमेस्टिक में इतना नहीं होता है। फॉर द लोड, यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सिंगल फेज के लिए 14 का यूज करते हैं, 3 फेज के लिए 8 SG का यूज करते हैं। बहुत सिंपल था। If the load on any domestic wiring insulation exceeds 6 किलोवाट then the, अगर आपको देखिए आपका जो लोड है वो 6 किलोवाट से ऊपर है तो आपको 3 फेज दिया जाएगा, 415 वोल्ट होगा, 15 हर्ट होगा। 4 वायर सिस्टम शुड बी यूज ऑन द लोड। 3 फेज शुड बी प्रॉपरली बैलेंस। प्रॉपरली बैलेंस का मतलब क्या है कि आपको इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि आपके घर को रिक्वायरमेंट, आपके घर में कई सारे एसी लगे पड़े, आप क्या कहोगे, भैया हमको ना 6 किलोवाट से ज़्यादा ऊपर की लोड की रिक्वायरमेंट है,
तो बिजली दफ्तर वाले क्या करेंगे, वो कहेंगे भैया हम आपके घर में 3 फेज का मीटर लगा देते हैं। आप क्या होता है ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं भैया आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपने एक फेज पे पूरा लोड डाल दिया। सिंगल फेज पे तो एक फेज पे डाल देते हैं, लेकिन 3 फेज में ऐसा नहीं करना। 3 फेज में आपको लोड इक्वल डिवाइड करना है। मान लो कि आपको 2 किलोवाट का एक पे, 2 किलोवाट का एक पे, 2 किलोवाट का एक पे लोड को डिवाइड करना है। ये ना सारा पावर सिस्टम में आ जाता है कि डिवाइड क्यों करना है। हमें जो बैलेंस करंट होता है ना, उन्हें मेंटेन करना होता है। जैसे मान लो कि अगर आपकी पापा की सैलरी कुछ लाख रुपए है नहीं कुछ हज़ार रुपये, ठीक है, मान लो कि 20,000 रुपये है, और आपको ना लैपटॉप भी लेना है, फ़ोन भी लेना है और कुछ और भी लेना है, तो क्या करोगे आप, सीक्वेंस करोगे, नहीं पहले ये पहले ये पहले ये, ऐसे करोगे ना। तो वही है उनके साथ भी, जो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उससे उन्हें इक्वल करंट निकालना होता है, अनबैलेंसिंग नहीं करनी होती, सिमेट्रिक। हम आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ जाओगे कि फॉल्ट किस कारण जनरेट होता है। अगर एक पे आप ज़्यादा लोड दे दोगे तो फॉल्ट आ जाएगा, उसके लिए हम उसे इक्वल बैलेंस डिवाइड करते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन द कवर्ड एरिया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मोर देन 5,000 मीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया है जिसका मतलब होता है कि वो 5,000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा, द टोटल लोड मोर देन 1000 kVA द सेपरेट सब स्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टू बी इंसुलेशन। यानी अगर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, उसका लोड 1000 kVA है, के का मतलब होता है 1000, ओनली 1000 है, फिर के है, फिर वी है, यानी इस वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे फिर आपका वी ए आएगा। तो मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके लिए एक अलग ही सब स्टेशन को बैठा दोगे। फोर्ट माउंटेन सब स्टेशन हो गया, कई सारे सब स्टेशन होता है, आप उसे इंस्टॉल करोगे। सिलेक्ट ऑफ वायर, अब देखो मैंने क्या कहा कि अगर आपको वायर को सिलेक्ट करना है, वायर को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लोड निकालोगे, और फिर निकालोगे कितने वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है। और फिर देखो सबसे पहले क्या होता है, मिनिमाइज द केबल ऑफ इंसुलेशन वायर फॉर मैकेनिकल रीजन्स। आपको ये देखना है कि उसे लगाना कहाँ पर है, धूप में लगाना है, छाँव में लगाना है, किस एरिया में लगाना है, कितना वोल्टेज ट्रैवल करेगा, कितना करंट ट्रैवल करेगा, वोल्टेज अक्रॉस करंट थ्रू, ठीक है, तो कितना करंट उसके अंदर से ट्रैवल करेगा, कितना वोल्टेज पे वो ऑपरेट होगा, और टाइप ऑफ इंसुलेशन, कौन सा इंसुलेशन है, VIR है, PVC है, TR है, कई तरीके के इंसुलेशन आते हैं। बगैर इंसुलेशन के भी केबल आते हैं, ठीक है, कंडक्टर आता है। कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा, 250, 500, 650 करंट के कितने वोल्ट पे, 1100। तो ये वैल्यू देखी जाती है जब हम किसी कंडक्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो फोकस होता है वो करंट पे होता है, क्योंकि करंट से ही हमारा जो कंडक्टर है वो हीट होने लगता है। तो हम नॉर्मली कंडक्टर मतलब करंट की कैपेसिटी को ही देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोड, देखिए जो 1.5 mm की वायर है, 1.5 mm स्क्वायर और 1/44 mm डायमीटर। देखिए जो 1.5 mm की वायर, इसे नॉर्मली हम 1.5 mm की कहते हैं, और 1.5 mm पे हम 5 एम्पीयर तक का लोड दे सकते हैं। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली हम ऐसा करते हैं। जो 4 mm का वायर है उसके ऊपर मैक्सिमम हम 15 एम्पीयर तक का लोड दे सकते हैं। 16 एम्पेयर चलता है, 15 एम्पेयर नहीं चलता है। अभी स्टैंडर्ड वैल्यू में 15 की जगह 16 आ गया है। तो 4 mm की जगह 4 mm वायर पे हम 15 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं। अब 4 mm क्या चीज़ है, देखिए मान लीजिए कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कोई कुछ ना तो कुछ डायमीटर होगा, तो डायमीटर की बात चल रही है, वो डायमीटर 4 mm होगा, ठीक है, mm स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर। तो एक कंडक्टर के डायमीटर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये डायमीटर है, ये इस वैल्यू को हम 1/1.40 mm डायमीटर लिख सकते हैं। इसी का मतलब होता है कि एक कंडक्टर के डायमीटर की बात चल रही है, अगर डायमीटर उसका 1.5 mm स्क्वायर है, उसका डायमीटर का जो एरिया होता है फ्रंट का, ठीक है, तो हम उसके ऊपर 5 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं। अगर उसका 4 mm स्क्वायर है तो 15 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ तक ठीक है। और साइज 6 mm स्क्वायर, 6 mm पे कितने तक का लोड दे सकते हैं, गीजर हैवी लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 mm पे डायमीटर यूज फॉर वायर 15 एम्पियर सॉकेट 0.4 यू टू गीजर इलेक्ट्रिक आयरन ऑफर अदर हैवी लोड, यानी 6 एम्पियर पे इससे ज़्यादा भी हम लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्रोवाइड करना नहीं होता, लेना होता है इस पर, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। अब देखिए इंस्टॉलेशंस जो भी हो बात करते हैं। और क्या था, सिलेक्शन ऑफ वायर तो हो गया था, यहाँ था। इसमें देखिए क्या, ये आपका एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर जिसे हम बिजली मीटर भी कहते हैं हिंदी में, जो आपके घर के आगे लगा होता है, जो आपको रीडिंग दे रहा होता है कि आपने इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की है।
तो सबसे पहले इनकमिंग केबल, यहाँ पे आप स्विच लगा सकते हो, यहाँ पे स्विच लगा सकते हो। देखिए मैंने कहा ना कि सभी जगह अलग अलग जगह यूज होता है। नॉर्मली कट ऑफ स्विच यहाँ लगाते हैं, जैसे हम डबल पोल MCB यानी मेन स्विच कहते हैं, जैसे हम यहाँ जिन्होंने कट ऑफ लिखा है इसे मेन स्विच कहते हैं। इनकमिंग केवल एनर्जी मीटर में क्या आउटगोइंग किया, तो इन्होंने मेन स्विच लगा दिया। उसके बाद आपको मेन स्विच के बाद आप क्या किया, कंज्यूमर मेयर्स मेन स्विच। उसके बाद इन्होंने इसमें भेजा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब मेनली आजकल क्या करते हैं, इन तीनों को एक ही बोर्ड के अंदर कर दिया है, इन तीनों को एक ही बोर्ड के अंदर कर दिया। अगर आप किसी डोमेस्टिक की बात करो तो ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर तो अभी भी अलग अलग चलता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बात पे एग्री हूँ, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर ये सारे एक ही बोर्ड के अंदर कर दिया है। तो ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मली बता रखा था। अब देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मीटर के अंदर आया, मीटर से इन्होंने इसे कहते हैं डबल पोल आयरन क्लेड। ये आपको दिख रहे छोटे छोटे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब फोटो है तो इतनी अच्छी क्लियरिटी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये आपको आयरन क्लेड दिख रही है ना, ये क्लेड आयरन की बनी होती है, डबल पोल आयरन क्लेड, DPIC मेन स्विच, डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच होता है। और ये फ्यूज होता है, ये आपको जो दिख रहा है ना 8 की तरह, ये फ्यूज होता है। और ये न्यूट्रल लिंक होता है, यानी आपस में शॉर्ट क्या होता है, एक पत्ती होती है, और ये एक हैंडल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये ना मूव करता है, इसके अंदर मूविंग की कैपेसिटी होती है, मतलब ये मूव कर सकता है। तो ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है इजीली, ठीक है। ये जितने भी आपको ये एरो दिख रहे हैं 8 से, ये सारे के सारे फ्यूज हैं, और ये जितने भी न्यूट्रल लिंक है, और ये भी लिंक है, बस बार कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, आपको इसमें ये समझना था कि कनेक्शन कैसे आता है फिर कैसे जाता है, बस सिंपल। कनेक्शन आया मेन स्विच में, मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया। अगर आपको अदरवाइज आगे डिवाइड करना है तो रूम दे रखा है, सर्किट डिजाइन दे रखा है। आप देखिए आपको इनमें क्या याद करना है, इनमें इनके एरोस याद करना है। मैं आपको ये नहीं कर रहा, मैं आपको डिजाइन इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग करवाऊंगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें ये देखना है कि किसका क्या बना रखा है। स्विच बोर्ड में आपको स्विच ऐसे दे रखे हैं, सॉकेट ऐसे दे रखा है, और रेगुलेटर ऐसे बना रखा है। ये रेगुलेटर का सिंबल है, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। ये आपको अगर आपको एग्जाम में लिख के आना है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंबल थोड़ा याद कर लीजिएगा। कैलकुलेट टू द लोड, अब लोड कैलकुलेट करना है आपको। लोड कैलकुलेट का मतलब करंट कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, समझ गए होगे। देखो ट्यूब पॉइंट, यानी ट्यूब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, ट्यूब पॉइंट उसी को कहते हैं, 40 वाट का होता है, ठीक है, 40 वाट लिख दिया। लैंप पॉइंट कितने वाट का होता है, लैंप यानी जो बल्ब होती हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब होती है, फ्लोरोसेंट नहीं होता है उसे इंडक्टेंस बल्ब कहता है समथिंग, ठीक है। तो वो 100 वाट का होता है। फैन पॉइंट 60 वाट का फैन होता है। 5 एम्पियर सॉकेट 100 वाट का होता है, ठीक है। 5 एम्पियर को 220 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वाटेज निकल आएगा आपका। टोटल लोड इन एम्पियर 300, वोल्टेज 230। स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलता है, 220 भी ले सकते हो, 215 भी ले सकते हो, 220 भी ले सकते हो, 240 भी ले सकते हो, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। टोटल लोड कितना हो गया, 1.3 एम्पियर। हमने करंट निकाल लिया। अब करंट निकालने से पता है कि हम इस पर DRAM का वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे DRAM पे वायर पे हम कितना एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं, 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। आइडियली अगर बात करो तो 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं, प्रैक्टिकली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच हेयर DPIC डबल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच 5 एम्पियर रेटिंग 250 वोल्ट ग्रेड 2 सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए एम्पियर तो ठीक है, लेकिन मतलब मान लो कि आपको एक स्विच लगाना, तो ठीक है एम्पियर तो समझ आता है कि गर्म नहीं हो, ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्यों लिख रखा है। देखिए वोल्टेज इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो आपका MCB है, डबल पोल आयरन क्लेड स्विच है, MCB है, कुछ भी कह लो, आइसोलेटर है, उनकी वोल्टेज रेटिंग इसलिए ले रखी है, जो उसके अंदर इंसुलेटर यूज किया गया वो कितने वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो नॉर्मली हम ऐसा लेते हैं कि हमारा जो लाइफ हो वो बना रहे। ऐसा नहीं कि मान लो कि आपने एक नॉर्मल इंसुलेटर लिया और आपने उसके ऊपर हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, तो इंसुलेटर ना ब्रेक कर जाएगा, आग लग जाएगी इंसुलेटर के अंदर,
ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट ही करंट सब कुछ है, करंट वोल्टेज के कारण, तो वोल्टेज का एक अपना रोल है। जब भी आप इंसुलेट कोई भी चीज़ ले जाओगे ना, आपके ऊपर वोल्टेज की रेटिंग जरूर लिखी रहेगी। किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल आप इक्विपमेंट लोगे उसके ऊपर वोल्टेज रेटिंग जरूर लिखी रहेगी। वोल्टेज रेटिंग लिखने का मतलब ये है कि आप इससे ज़्यादा वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर करोगे नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। जब एज्यूम, ठीक है। अभी देखो मैंने कहा ना कि जो भी उन्होंने एक वैल्यू बताई है ना, वो एक किसी लेवल को लेके बताई है। तो एज्यूम किया इन्होंने कि जो हाइट ऑफ फ्रॉम फ्लोर ऑफ सीलिंग, जो मतलब ग्राउंड से सीलिंग छत की हाइट है वो 3.5 मीटर है। देखो 3.5 मीटर नहीं होता नॉर्मली आजकल, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोग ईंटें बचाने लग गए हैं। ठीक है। हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल रूम फ्रॉम फ्लोर, जो हॉरिजॉन्टल रूम है ना उसकी हाइट है 3 मीटर। हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम फ्लोर 1.5 मीटर। लाइट एंड ट्यूब पॉइंट फ्रॉम सीलिंग, छत से देखी जा रही तो 0.5 मीटर नीचे है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रन कंडक्टिंग वायर पैरेलल फ्लोर हाफ मीटर बिलो सीलिंग। वर्टिकल रन वायर्स ऑन कंड्यूट वायरिंग बिटवीन स्विच बोर्ड एंड HR। तो एक एजप्शन लेके चलते हैं जिसके कारण हम वो स्टैंडर्ड वैल्यू बनाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, आपको उसका साइज देखना कि किस रूम के अंदर उसे कैलकुलेट करना है। और L/B यार, नॉर्मली मैथ से इतना कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें क्या अलग बात है? एक बात बताओ, कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, तो फिर आप नॉर्मली से मैथ से कैलकुलेट कर सकते हो कितना वायर लगेगा। एक रूम का साइज दे रखा होगा आपको, टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लिस्ट ऑफ मटेरियल, देखो लिस्ट ऑफ मटेरियल में आपको, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक टेबल बनाने के लिए दी जाएगी, उसमें आपको एस्टिमेट बनाना होगा। मैं आपको मेन टेबल दिखाता हूँ। व्हाट इज द इंडस्ट्री इंसुलेशन? इंडस्ट्री इंसुलेशन क्या होता है? देखिए, जो इंसुलेशन इंडस्ट्री के अंदर होता है वो इंडस्ट्री इंसुलेशन होता है। अगर फिर भी आपको और डीप में जाना तो आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो important consideration regarding motors insulating wiring, motors insulation wiring, equipment should be iron clad construction and wiring shall be। देखो आप जो भी स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करो ना वो इसके लिए भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं जाएगा आपका। कंस्ट्रक्शंस कंसिडरेशंस कंटिन्यूएशंस, मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर 2.5 mm स्क्वायर एंड मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर कंडक्टर। देखिए, अगर आप कोई कॉपर कंडक्टर लेते हो और उसके बाद एल्युमिनियम कंडक्टर लेते हो तो एल्युमिनियम कंडक्टर का साइज हमेशा कॉपर के कंडक्टर से ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चंस हमें नहीं करना, अभी आंसर्स पे नहीं करना हमें। ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेट द लोड करंट। लोड करंट, कैलकुलेट द लोड करंट। करंट करना आपको ऑलरेडी निकालना आ चुका है। आपको सब पावर को लेना है, उसको ऐड कर देना और फिर आपको उसे वोल्टेज से डिवाइड कर देना है। नॉर्मली यहाँ भी वही किया गया है, इन्होंने पावर का फॉर्मूला लिखा। पावर का फॉर्मूला 3 फेज के लिए ये होता है, P = √3 VL, यानी VL का मतलब होता है लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos थीटा। 3 फेज की बात कर रहा हूँ मैं। टेकिंग cos थीटा 0.8, ये देखिए एक ये होता है लीड और लैग। cos थीटा की बात करूँ तो जो लीड लैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको उतना भी नहीं समझना, आपको बस ये समझना है कि P = √3 VL IL cos थीटा होती है। ठीक है। जहाँ पे हम cos थीटा को 0.7 0.8 0.9 भी ले सकते हैं, 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं करते, आइडियल ऐसा नहीं होता। ठीक है। एंड इफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 0.85% एंड रेटेड करंट ऑफ द 5 मोटर हाउस पावर, HP का मतलब था हाउस पावर मोटर इज IL निकालना, P / इसे छोड़ के सारा नीचे चला जाएगा। सिंपल है यार। आपका करंट आया 7.52 एम्पियर, बहुत सिंपल है यार। जब आप इसे करोगे ना तो सच्ची में बहुत सिंपल है। ठीक है। ये देखो, ये मेन वायरिंग है एक रूम की, स्पेशली आपका एनर्जी मीटर लगा रखा है। ये घर के अंदर घुसने का गेट है, यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा रखा है। और ये यहाँ पे कितने कंडक्टर जा रहे हैं? 3 कंडक्टर जा रहे हैं, 3 एरो है यानी 3 कंडक्टर जा रहे हैं। ठीक है। 3 फेस लाइन है। MCB होता है, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी इनसे।
ठीक है। तो आप अगर मान लो आपको कंडक्टर का साइज़ निकालना है, तो आपको ये ऐसा घर दे रखा है, आपको यहाँ से यहाँ तक का साइज़, फिर यहाँ से यहाँ तक का साइज़ ऐड कर देना है यार, ख़त्म कहानी। इससे ज़्यादा थोड़ी ना लग जाएगा। हाँ, तो बहुत सिंपल है। सिलेक्शन ऑफ साइज थ्री कोर केबल। अब सिलेक्शन ऑफ साइज थ्री कोर केबल जैसे जैसे आप यूज करना सीख जाओगे वैसे वैसे ये भी समझ जाओगे। थ्री कोर केबल में हम 2.5 mm, 1.5 mm और 4 mm का यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर का यूज नहीं कर सकते। और आप नॉर्मली मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एसी के लिए हम यूज करते हैं ना, तो उससे 2.5 mm से कभी कम नहीं रखते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होता है। मैंने आपको क्या कहा है, आपको करंट निकालना है, करंट से आपको ये पता करना है कि कितना एम्पेयर, कितना मैक्सिमम करंट है, उस हिसाब से आपको कंडक्टर कंसिडर कर लेना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। TPIC, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। एनर्जी मीटर, मेन स्विच, एक डब्बे के अंदर इन्होंने पूरा शो कर रखा है। 3 फेज आ रहा है, एनर्जी मीटर 3 फेज जा रहा है मेन स्विच में, उसके बाद ये मोटर को 3 फेज मिल रहा है। ये जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बनाने के लिए आता है, तो आँख बंद करके इसे याद कर लेना। कैलकुलेट द, मुझे लगता है इतना इनफ है और हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और वैसे तो इसमें सिंगल लाइन डायग्राम, अब मैं आपको जो भी होगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसमें रह गया इस चैप्टर में वो आपको करवा दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक। और इतना मुश्किल नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ से आप इस कॉन्सेप्ट को उठा सकते हो। आप अपने रूम में आप ये देखिए कि आपका लाइट बोर्ड ग्राउंड लेवल से कितने पे लगा है, और जो आपका पावर बोर्ड है वो कितने पे लगा है, और फैन का जो हाइट है वो कितना है फ्लोर से और ग्राउंड से, और लाइट का जो हाइट है वो फ्लोर से ग्राउंड से कितना है। बस इन चीज़ों को आपको कंसीडर करके याद करके चलना, लाइफ टाइम तक आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो आपको लाइफ टाइम तक पढ़ना ही नहीं है, बस एक सेमेस्टर ही निकालना है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सब्जेक्ट।